मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। आज हमारा चौथा टॉपिक है जिसका नाम है सब डिवीज़न फ़िलिसिनोफाइटा। अच्छा, हमने इससे पहले 3 डिवीजन्स पढ़ी हैं, सब डिवीज़न लाइकोप्सिडा, सब डिवीज़न स्पिनोप्सिडा और सब डिवीज़न सीलोप्सिडा। इसके बाद एक चौथी डिवीज़न है जो कि सीडलेस प्लांट्स की है, इसको कहा जाता है सब डिवीज़न फ़िलिसिनोफाइटा, या इसी को हम नाम दे रहे होते हैं फर्न्स का। ठीक है, इसी को हम नाम दे रहे होते हैं फर्न्स का। तो ज़रा कुछ डिस्कस करते हैं इन प्लांट्स के पास क्या मौजूद है। मैंने पहले बताया था क्योंकि मॉडिफिकेशन हो रही है, इनमें ऑल्टरनेशन पैदा हो रही है, ये पानी से कहाँ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मूव करके खुश्की की तरफ जा रहे हैं। तो होना क्या है, इन फर्न्स के पास ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम्स मौजूद होंगी। इन प्लांट्स के पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स मौजूद होंगी। ठीक है ना। देन इनके पास भी 2 टाइप की बॉडी होती है। पहली का नाम होता है स्पोरोफाइटिक बॉडी और दूसरी का नाम होता है गेमेटोफाइटिक बॉडी। स्पोरोफाइटिक बॉडी जो होती है ये डोमिनेंट होती है ज़्यादा, लेकिन जो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है ये रिसेसिव कह लो आप, या ये कम डोमिनेंट होती है। इन्हें इनके अंदर जो डोमिनेंट बॉडी है वो कौन सी वाली है, स्पोरोफाइटिक बॉडी। और जो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है वो डोमिनेंट नहीं होती, बल्कि उसको आप एक नाम दे दो रिसेसिव का। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे इंशाल्लाह तो पढ़ेंगे उस चीज़ को। ठीक है ना। देन और ये शो कर रहे होते हैं हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो इनके गेमेटोफाइट से काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी चेंज होता है। क्या होता है, काफ़ी चेंज होता है। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि ये हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। ये बात आपको अलवा के अंदर ही बताई थी मैंने आपको कि वो कर रहे होते हैं आइसोमॉर्फिक, लेकिन ये कर रहे होते हैं हेटेरोमॉर्फिक। वजह क्या होती है, इनका स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों के दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है ना। देन स्पोरोफाइटिक बॉडी जो होती है कैसी होती है, ये डिप्लॉयड नेचर की होती है, लेकिन जो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है कैसी होती है, ये हैप्लॉयड नेचर की होती है। ठीक है, आ रही बात समझ यहाँ तक। देन अब हम बढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ लीफ के ऊपर, कि लीफ जो प्लांट के लीफ हैं, मैंने बताया था अब तक आपको कि वो जिस तरह सूखी झाड़ियाँ होती हैं ना इन प्लांट्स के ऊपर, या इन कैटेगरीज के प्लांट्स के ऊपर, या इन 3 टाइप जो पीछे पढ़ाई है मैंने आपको 3 सब डिवीजन्स, सिनोप्सिडा, स्फिलोप्सिडा और स्टिनोप्सिडा या लाइकोप्सिडा, इन तमाम के अंदर ट्रू लीव्स मौजूद नहीं थे, यानी कि मॉडिफाइड लीव्स थे। जिस तरह सूखी टहनियाँ या झाड़ियाँ होती हैं सूखी हुई, उस तरह के लीव्स होंगे। ठीक है ना। लेकिन इनके पास क्या हो रही है, इनके पास हो रही है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। इनका जो पत्ता है वो पूरा क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है, उसमें एवोल्यूशन पैदा हो रही है। यानी कि एवोल्यूशन का मतलब होता है इर्तिका, चेंजिंग आना, वक्त के साथ साथ क्या होना, चेंज होना। तो क्या होगा, इनके लीफ में मॉडिफिकेशन आएगी, और इनके लीफ में मॉडिफिकेशन जो है ना वो 2 टाइप्स के लीफ हैं या 2 तरह के लीव्स हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मॉडिफिकेशन भी 2 तरह से आएगी, अलग अलग आएगी। पहली का हम नाम देते हैं 1 वीन लीफ का, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं माइक्रोफिलस का, और दूसरी का नाम होता है मैनी वीन लीफ का, जिसको आप नाम दे रहे होते हो मेगाफिलस का। अच्छा, ये वीन क्या कहना चाह रहे हो, जरा मैं समझाता हूँ आपको। लेट सपोज मैं कहता हूँ एक पत्ता है, एक क्या है कि पत्ते के बीच में जो एक लंबी सी इस तरह की आपको लकीर दिख रही होती है, लाइन दिख रही होती है ना, इसको आप नाम दे होते हो वेन का ही। इसका नाम दे रहे होते हो वेन का। और इस तरह से वो यूँ निकली होती है लीफ के आर पार कह लो, अराउंड इनके आसपास लीफ के, इसको आप नाम देते हो लीफ, इसका वेन का, ये लीफ की वेन है। आ रही बात समझ। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि 1 वेन होते हैं, लीफ नहीं होता, बस हो गया लंबी से एक डंडी निकली होती है, ख़त्म। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मैनी वेन लीफ होते हैं, लीफ नहीं होता बल्कि वो यानी एक ही लंबी वेन से बहुत सारी मल्टीपल वेन निकली होती हैं, उनको आप नाम दे होते हो 2 वेन लीफ का। आई बात समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसकी डायग्राम बनी हुई दिखाऊंगा मैं आपको। अब आ जाओ 1 वेन लीफ वाली के अंदर, कि 1 वेन लीफ में क्या एवोल्यूशन आई और क्या थ्योरी पेश की थी या क्या बातें पेश की थी। पहली थ्योरी है इनेशन थ्योरी, और दूसरी का नाम है रिडक्शन थ्योरी। वैसे आपको इस लेवल पे बताने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है आप लोगों को कि इनका इर्तिका जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनके चीज़ें क्या क्या पहले वाली हैं ना। इनेशन थ्योरी, इनेशन का मतलब होता है एनलार्जमेंट हो जाना या किसी बॉडी के पार्ट पे एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाना, इनेशन कहलाता है। ठीक है ना, इसलिए नाम रख दिया गया इनेशन थ्योरी। और ये आउटग्रोथ्स होती हैं स्टेम के ऊपर, इसलिए कहा जाता है इनेशंस, यानी स्टेम के एक पार्ट के ऊपर मल्टीपल टाइप की कुछ वेन्स निकली होती हैं लीफ की तरह की, उनको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, लीफ है, ये क्या है, लीफ है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, इनेशन थ्योरी। जस्ट और कुछ नहीं है इसके बारे में।
बात आई समझ यहाँ तक? नाउ सेकेंड चीज़ क्या है? रिडक्शन थ्योरी। एग्जाम्पल क्लब मॉसेस या फिर हॉर्स टेल्स। एक कैटेगरी प्लांट्स आपके पास आते हैं क्लब मॉसेस, या फिर दूसरी कैटेगरी वाले आते हैं हॉर्स टेल, इसको हम एकिस्टेम भी कहते हैं, ठीक है ना। सब डिवीजन स्फिनोप्सिरा, सब डिवीजन स्फिनोप्सिरा वाले, उसमें क्या था, जैसे कि एग्जाम्पल आप देखेंगे लिखा हुआ, इनके पास कोई लंबी चीज़ नहीं थी, यानी कि कोई खास स्टेम नहीं था, बल्कि इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद था। इस तरह का स्टेम के ऊपर कहते हैं बारीक बारीक से लीफ निकले हुए, ठीक है ना। सिमिलरली क्या होता है, इनके पास भी एग्जाम्पल दी हुई है क्लब मॉसिस या हॉर्स टेल या एक्विस स्टेम की तरह, इनके पास भी रिडक्शन थ्योरी का मतलब होता है इनका जो लीफ का साइज़ है वो छोटा हो जाता है। जब लीफ का साइज़ छोटा होगा तो ओवरऑल प्लांट की बॉडी का साइज़ भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन थ्योरी, यानी कि उनकी तरह के होते हैं ये, ठीक है। आ रही बात समझ? कोई मसला यहाँ तक? वन वेन थ्योरी वाले में, वन वेन लीफ एवोल्यूशन के अंदर। अब आ जाओ टू वेन लीफ एवोल्यूशन के अंदर, इसमें एग्जांपल आती है आपके पास वेब थ्योरी की। किसकी? वेब थ्योरी की। वेब का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब होता है कि ऐसी ग्रोथ जिसमें मल्टीपल जगहों से आपके पास पार्ट्स निकले हैं, उसको आप नाम देते हो वेब ग्रोथ का। क्या नाम देते हो? वेब ग्रोथ का। लाइक जैसे इसमें देख लो आप कि इसमें आपको खाली क्या दिख रही है? वेन दिख रही है। इसमें क्या दिख रही है? वेन दिख रही है। इस स्टेम के साथ क्या लगी हुई है? वेन लगी हुई है। यहाँ देखोगे तो और ज़्यादा वेन पैदा हो रही है। क्या हो रही है? और ज़्यादा इस पर क्या निकल रही है? ब्रांचेस निकल रही है। क्या निकल रही है? और ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है ना। देन इसी के पास इसमें क्या हो रही है? एवोल्यूशन पैदा हो रही है, चेंजिंग आ रही है। वक्त के साथ साथ क्या होता है, इसने अपने अराउंड एक अदद बॉडी बना ली है। क्या बना ली है? एक अदद बॉडी बना ली है इस तरह की। क्या बना लिया? अपने अराउंड एक अदद बॉडी बना ली है इस तरह, जो कि पूरी इस तरह से फिल होगी। मैं पूरी नहीं भर रहा, टाइम ज़ाया होगा इस तरह, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इमेजिन करो रहा, इस चीज़ को तसव्वुर करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। खैर इस तरह से पूरा लीफ जो है ना पूरा भरा होता है, और इसके अराउंड क्या होगी? एक अदद पूरी बॉडी पैदा हो जाएगी। लिखा हुआ है प्रोडक्टिव कवरिंग ओवर टू वेन लीफ। नहीं, दो वेन लीफ के ऊपर क्या होता है? टू वेन लीफ पे क्या होता है? एक अजीब सी ऊपर से बॉडी लाइक बनना स्टार्ट हो जाती है, थैलेनुमा। इसको हम नाम देते हो प्रोथैलस का। किसका? प्रोथैलस का। यहाँ तक बात समझ आई कि इस फ्लीसिनोफाइटा में दो चीज़ें आती हैं आपके पास, स्पोरोफाइटिक बॉडी, गेमेटोफाइटिक बॉडी। डोमिनेंट कौन सी होती है? ये वाली। और कम डोमिनेंट या रिसेसिव कौन सी होती है? ये वाली बॉडी। देन उसके बाद मैंने बताया शो करते हैं हेटेरोमॉर्फिक और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देन बताया एवोल्यूशन ऑफ लीफ कि किस तरह से लीफ में एवोल्यूशन आ रही है, वन वेन वाले में, टू वेन वाले में। तो ये मसला है यहाँ तक। आगे बात समझ। लाइफ साइकिल ऑफ फर्न के ऊपर, जो कि पेपर के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आती भी है। तो लाइफ साइकिल ऑफ फर्न स्टार्ट कहाँ से होती है? मैंने पहले बताया, इनको फर्न भी कहा जाता है, फ्लिक्सिनोफाइटा को। इनके बारे में तमाम जो एवोल्यूशन थी बता दी मैंने आपको। देन इसकी हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल। देन इसके बाद जो दो बॉडीज होंगी, स्पोरोफाइटिक बॉडी और गेमेटोफाइटिक बॉडी, जो मैंने यहाँ डिस्कस की। यानी इस लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले आपके पास जो मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया आपसे। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। नाउ लाइफ साइकिल स्टार्ट कहीं से भी कर लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मेच्योर स्पोरोफाइट से। मेच्योर स्पोरोफाइट कौन सी बॉडी होती है? डिप्लॉयड बॉडी होती है। और इसी मेच्योर स्पोरोफाइट, ये आगे जाकर मैंने इसका एक पार्ट लिया। क्या लिया? इसका एक पार्ट लिया और इसे आगे जाके बड़ा करके यूँ दिखाया। तो होता क्या है, इसी के एक पार्ट के ऊपर कुछ टाइप की बॉडीज़ लगी होती हैं, उनको आप नाम देते हो सोरस का। अगर वो सिंगल है तो सोरस, अगर ज़्यादा है तो सोराए, ठीक है ना। देन इसी के पार्ट के ऊपर स्पोर्स बनाने वाली बॉडी बड़ी होती है, जिसको आप नाम देते हो स्पोरेंजियम का। सिंगल है तो स्पोरेंजियम, ज़्यादा है तो स्पोरेंजिया, सही है। देन होना क्या है, इस स्पोरेंजियम को आगे जाकर मैंने बड़ा करके दिखाया है। इस स्पोरेंजियम को मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया है। देन ये होगा क्या, ये स्पोरेंजियम जो बॉडी है ये क्या देगी? ये फ्यूज़ करेगी, या कह लें कि झाड़ेगी अपने पार्ट से, या देगी किस चीज़ को? स्पोर्स को। इसको स्पोर्स को। और आप जानते हो स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड नेचर के होते हैं स्पोर्स। कैसे होते हैं? स्पोर्स बनाने वाली बॉडी कैसी है? देखो मेच्योर स्पोरोफाइट क्या बन रहा है? स्पोरेंजियम बन रहा है। स्पोरेंजियम से क्या बन रहा है? फ्यूज हो। जब ये खुल रहा है तो झाड़ क्या रहा है? क्या दे रहा है? स्पोर्स दे रहा है। और स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। देन क्या होना है आगे जाके? इस
स्पोर्स जब ये मेच्योर होंगे, इनके मेच्योर होने के बाद आपको मिलेगा यंग गेमेटोफाइट। क्या मिलेगा? इससे हम ये बात साबित कर सकते हैं कि आपके पास जो मेच्योर स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया में स्पोर्स दे रहा है, इस स्पोर से बनने वाली बॉडी जो गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होती है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। यानी कि वी कैन से दैट कि गेमेटोफाइटिक बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइटिक बॉडी। कि जो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? स्पोरोफाइटिक बॉडी के ऊपर। गेमेटोफाइटिक बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड नेचर की होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड नेचर की होती है। अगर इसके पास पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन उसके बाद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस गेमेटोफाइट के मेच्योर होने के बाद ये क्या होता है? मेच्योर होता है और कुछ इस तरह दिखता है आपको। इसके मेच्योर होने के बाद इसी के पार्ट के ऊपर, अब ज़रा बड़ी गौर से आपने बात सुननी है। इस एक पार्ट के ऊपर आप जानते हैं गेमेटोफाइटिक बॉडी है, फीमेल पार्ट भी होगा, मेल पार्ट भी होगा। मेल पार्ट कौन सा होगा? एंथ्रियोजॉइड्स। क्या कहलाएंगे उसको? एंथ्रियोजॉइड्स। क्या कहलाएगा वो? एंथ्रियोजॉइड्स। यही एंथ्रियोजॉइड्स स्पर्म देगा। क्या देगा? और याद रखना बच्चों, खाली एक स्पर्म आएगा और वो मल्टीपल ओवम के साथ फ्यूज होगा। ठीक है? क्या आएगा? एक स्पर्म आएगा, वो मल्टीपल ओवम के साथ फ्यूज होगा। अब कहाँ है ओवम को ढूंढेगा वो ओवम कहाँ है? क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि इस एंथ्रोजॉइड ने क्या कर दिया? स्पर्म को रिलीज कर दिया, इस गेमेटोफाइटिक बॉडी पे जो लगा हुआ है स्पर्म को रिलीज कर दिया, तो पानी में आ गया वो, यानी कि मीडियम में आ गया। अब वो ढूंढेगा क्या? तो क्या करती है ये जो गेमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर जो आर्चिगोनियम लगी होती है, जो कि ओवम प्रोड्यूस कर रही होती है, ये मैलिक एसिड देती है। क्या देती है? मैलिक एसिड देती है एज अ सिग्नल के तौर पे। इसके तौर पे सिग्नल के तौर पे पानी में, क्योंकि पानी के अंदर मौजूद होंगे ना, ये दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। तो होना क्या है? ये मैलिक एसिड को रिलीज़ करेंगे ताकि इस एंथ्रोजॉइड से जो स्पर्म रिलीज़ हुआ है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए या एक सिग्नल मिल जाए, कह लो आप। देन ये क्या करेगा? स्पर्म मूव करता हुआ कहाँ आएगा? एक स्पर्म, ओनली वन स्पर्म कहाँ आएगा? इस ओवम वाली बॉडी के पास आएगा, आर्चिगोनियम के पास। कहाँ आएगा? आर्चिगोनियम के पास। आई बात समझ? कोई मसला यहाँ तक? पॉइंट क्लियर हुआ? देन अब होना क्या है आप जानते हैं, मेल और फीमेल जो गैमीट्स होंगे, कह लो आप, ये मिलेंगे आपस में, जिसको हम ओवम कहते हैं और स्पर्म कहते हैं। और इनके मिलने के बाद क्या बनेगी? एक अदद बॉडी बनेगी पूरी, और उस एक बॉडी के ऊपर ही न्यू स्पोरोफाइट भी होगा और इसी एक बॉडी के ऊपर क्या भी होगा? न्यू गेमेटोफाइट भी होगा। देन दोबारा इस गेमेटोफाइटिक बॉडी से क्या बनेगी? स्पोरेंजियम बनेगा। स्पोरेंजियम से क्या बनेगा? मियोसिस से स्पोर्स आएंगे, स्पोर्स आने के बाद यंग गेमेटोफाइट बनेगा। देन दोबारा वो मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद वो जिस तरह पूरा मैंने बताया आपको प्रोसेस, वो होना है यहाँ पे। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। कोई मसला यहाँ तक? कुछ इसकी वस्कुलर प्लांट से क्या है, कुछ कैरेक्टर्स कह लो आप, या कुछ कह लो कि इसको कहा जाता है सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, ज़मीन पे पाए जाने वाले एक कामयाब प्लांट्स हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, कुछ बातें लिखी हैं, पॉइंट्स आप नोट कर लो। लिखा हुआ है कि अ प्रोडक्टिव लेयर ऑफ स्टेराइल जैकेट सेल्स अराउंड दी गैमेटेंजिया। इनमें जो गैमेटेंजिया होता है, इस गैमेटेंजिया के अराउंड क्या होती है? एक स्टेराइल जैकेट बनती है। क्या बनती है? एक स्टेराइल जैकेट बनती है। और ये स्टेराइल जैकेट प्रोटेक्शन के लिए काम आती है, हिफाजत के लिए काम आती है। और हिफाजत के लिए क्या होता है कि इनका पूरा सेल जो मौजूद है गैमेटेंजिया का, उसके अराउंड एक बॉडी बनती है। क्या बनती है? एक अदद बॉडी बनती है, जिसको आप नाम देते हो स्टेराइल जैकेट का, जो कि सेल पर मुश्तमिल होती है। तो इनसे क्या मिल रही होती है? प्रोडक्शन मिल रही होती है। देन सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो रिटेन विद दी आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में क्या होता है? एम्ब्रियो रिटेन भी होता है। रिटेन का मतलब क्या होता है कि बचा रहता है या हिफाजत में रहता है। थर्ड पॉइंट क्या है? क्यूटिकल्स ऑन द एरियर पार्ट्स टू प्रिवेंट एवेपोरेशन ऑफ वाटर। इनके पास एक एडिशनल लेयर है क्यूटिकल की, जो कि वैक्स से बनी होती है, जो कि क्या कर रही होती है? फोटोसिंथेटिक या एवेपोरेशन के रेट को कम कर रही होती है। यानी कि वेपर्स जो होते हैं पानी को जो है ना बुखारात में कन्वर्ट नहीं करती इतनी आसानी से। 4 पॉइंट क्या है? जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स एज वेल एज प्रोवाइड सपोर्ट। जाइलम फ्लेम मौजूद है किसके लिए? कंडक्शन के लिए एंड एज वेल एज सपोर्ट के लिए। तो ये चार जो इसकी जो है ना कैरेक्टर्स कह लो, पॉइंट्स कह लो, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इसको सक्सेसफुल लैंड प्लांट बनाते हैं, जो कि बुक में मौजूद है पेज नंबर 177 के ऊपर। ठीक है ना?